रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि क्या ब्रेक थ्रू हुआ है और इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट की वो कौन सी बात है जो बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मानना पड़ गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान के हुक्म पर वकील सलमान अकरम राजा ने एक सियासी धमाके की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। अब ख़ान साहब ने राजा साहब को क्या हुक्म दिया है और वो किस किस्म का सियासी धमाका तैयार कर रहे हैं और ये धमाका कहाँ पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसकी डिटेल भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और मरवत साहब नाज़रीन, लगता है कि समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब, जैसे आप चाह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। तो अब कैसे चलेगा? और मरवत साहब लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे थे और उसका कैसे भांडा फूटा है, बल्कि उसकी हंडिया बीच चुराहे कैसे फूटी है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सारी ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को पसंद भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो नाज़रीन, ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ जो कल से मैं आप नाज़रीन को बता रहा था और मेरे ख्याल से तमाम मेरे दोस्तों तक, आप देखने वालों तक मेरा वो फ़ैसला पहुंचा होगा कि 6 अप्रैल से ये जो व्लॉग का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि आप वजह पूछें, क्या वजह है, और लेकिन नाज़रीन, जो रिस्पांस आपकी तरफ से आया है बहुत मोहब्बत भरा, बहुत प्यार वाला, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप कि मेरे साथ कितनी लव और अफेक्शन कितनी ज़्यादा मेरे साथ। तो मैंने ये फ़ैसला क्यों किया? फ़ैसला नाज़रीन ये है कि 6 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल तक जो है मैं यूएस का विज़िट कर रहा हूँ। तो इस दौरान ज़ाहिर सी बात है कि मैंने पिछले साल भी देखा कि वहाँ से अगर मैं व्लॉग करूँ तो आपकी दिलचस्पी नहीं होती, और अगर आप चलेंगे मेरे साथ तो मैं वहाँ से व्लॉग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आसान नहीं होता। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से रिस्पांस भी आना चाहिए। दूसरा यह है कि 16 अप्रैल से लेके इंशाअल्लाह 30 मई तक मैं उम्रे पे होऊंगा। मेरे साथ मेरे वालिदैन, फैमिली सारे होंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जब ये मनाज़र मैं देखता हूँ बैतुल्लाह शरीफ के लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो पिछले साल भी गए थे, इस साल बहुत जी ललचा रहा था, और पिछले साल अल्लाह ताला की बारगाह में बैतुल्लाह शरीफ में दुआ करके आए थे कि मैंने अपने वालिदैन के साथ उम्रा नहीं किया, तो वो दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल की है। तो ये फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश की अदायगी के लिए मैं जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ की थी तो मेरे लिए फ़र्ज़ हो चुका जब अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया है। तो जब इंशाअल्लाह सरज़मीन हजाज़ पे होंगे तो वहाँ पर भी आपके साथ रब्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पे बात सियासत की नहीं करेंगे। वहाँ पे जो चीज़ें होंगी बैतुल्लाह की, वहाँ के मुक़द्दस मकामात की, वो आपको दिखाएंगे। फिर आपने वहाँ पे मेरे साथ रहना है, और ज़्यादा हमने व्लॉग वहाँ पे करने नहीं, लेकिन जो एक आध दिन का करेंगे उसमें मेरे ख्याल से आपको मज़ा आएगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप सवाल पूछें, और अगर ये रब्ता रहे तो फिर यानी अप्रैल का पूरा महीना तकरीबन छुट्टी है, लेकिन अगर चाहते हैं कि रब्ता रहे तो फिर आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको दुआ में यहाँ पे याद भी रखेंगे, और जो आप दुआएं भेजेंगे वो दुआएं वहाँ पे करेंगे भी, सही आपके लिए भी करेंगे। तो अब नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, ख़बर रात सदीक जान साहब ने ट्वीट किया कि नून लीग के मुताबिक सदर अलवी साहब को एक समरी भेजी गई कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, लेकिन सदर साहब ने उस समरी को मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक जो इलेक्टोरल कॉलेज है और मखसूस जो नशिस्तें हैं वो अलॉट नहीं हो जाती, तब तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक ऐवान सदर में मेरे दोस्त हैं, सोर्स हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की क्या ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है कि समरी भेजी गई हो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, और सदर साहब ने वो समरी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया हो और उस पर कोई एतराज़ लगा दिया हो। तो मुझे वहाँ से नाज़रीन एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन मिली
कि सदर साहब इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं। सदर साहब पिछले 2 रोज़ में लाहौर में थे और उनके साथ उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं जो उनको एडवाइस करते हैं वो भी इस्लामाबाद में नहीं, वो भी लाहौर में हैं और ऐसी कोई समरी आई नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई समरी सदर साहब के पास आती है तो उस पर वो अगर तो एक्सेप्ट करनी हो तो सदर साहब फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इनकार करना हो तो वो जो लीगल एडवाइज़र हैं जो लीगल मामलात पे सदर साहब को, अलवी साहब को एडवाइस करते हैं, उनको बुला के उनकी मामनत के साथ उनसे एडवाइस लेके फिर कोई एतराज़ या इनकार वगैरह करते हैं। तो ऐसी कोई डेवलपमेंट ऐवान सदर में नहीं हुई मेरे वहाँ पे एक सोर्स के मुताबिक। और जब नाज़रीन इलेक्शन के हवाले से बातें चल रही थी कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, तारीख सदर साहब देंगे नहीं देंगे, तो मैंने आपको कहा था कि सदर साहब तारीख नहीं देंगे, सदर साहब एक होम्योपैथिक सा काम करेंगे। तो जिस सोर्स ने वो खबर दी थी जो आपके साथ मैंने शेयर की, आपकी खिदमत में पेश की, उसकी तफसीलात वही सोर्स जो है वो ये भी बता रहा है। इसके अलावा नाज़रीन आज साले जाफ़र साहब की एक ख़बर है जनाब सदर अलवी साहब के हवाले से कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलवी साहब को दोबारा नॉमिनेट कर दे इलेक्शन लड़ने के लिए, सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के भी ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन नाज़रीन ऐसा होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलवी साहब को सदारत की कैंडिडेचर के लिए नामजद करेंगे, क्योंकि एक तो नंबर पूरे नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और दूसरा ये है कि अलवी साहब एक मरतबा सदर रह चुके हैं, दूसरी मरतबा उनके सदर बनने का इम्कान नहीं। तो मेरे ख्याल से अलवी साहब को ख़ुद भी ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए। जब एक मरतबा आपने 5 साढ़े 5 साल का कामयाब, आपकी जमात के मुताबिक आपने कामयाब टेन्योर गुजार लिया है, तो फिर हार के लिए आपको नया इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन मरवत साहब, रात आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है वो जारी की गई मीडिया को बैरिस्टर गौहर की तरफ से या शेर मरवत साहब की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि दोनों के माबैन जो है वो सुलह हो गई है। अब नाज़रीन सुलह का पैगाम जिस भोंडे तरीके से दिया गया मरवत साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से मरवत साहब जो हैं जो अपने बैरिस्टर गौहर साहब थे वो तो खामोश रहे, और ये उनका आप ये कहें कि बड़ापन था कि वो खामोशी के साथ उन्होंने उनको गले भी लगा लिया, उनकी बात भी मान ली। लेकिन क्या जिस तरीके से ये मरवत साहब कर रहे हैं, क्या ऐसे चलेगा? क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है, चाहे आपके मुखालिफ लोग हैं चाहे आपके पार्टी के लोग हैं? मैं नाज़रीन आपको एक मुख्तसर सा क्लिप सुनाना चाहूँगा, ये आप क्लिप सुन लें 1 मिनट का मरवत साहब का। इसमें मरवत साहब क्या कर रहे हैं, फिर मैं इस पर आपको बात करूँगा। नाज़रीन रात के 9 बज चुके हैं और मैं हमरा अपनी बेन मिसाल के अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के दफ्तर आया हूँ। मीडिया पे जोर शोर से शोकाज नोटिस की बातें हो रही हैं और बैरिस्टर गौहर और मेरे दरमियान मुखालिफत की बातें हो रही है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, सालों पुराना है। मुझे अपने छोटे भाई की तरह अजीज है, और ये जब चेयरमैन बना भी था तो उस वक्त भी मैं इनका प्रपोजर भी था, सेकेंडर भी था, सपोर्टर भी था, रहा हूँ। और ये जो गलतफहमी पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से, पूरी क़ियादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शोकाज नोटिस दिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब मुझसे नाराजगी का इजहार करते, मैंने आज इंटरव्यू में भी कहा जीव को कि मैं आधी रात को भी इनके पास जाने को तैयार था। आज मैं आया। अब नाज़रीन सुने, ये कह रहे हैं कि मैंने, मतलब इनकी पूरी बात का खुलासा ये है कि मैंने बैरिस्टर गौहर साहब मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक़ है, मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमारी बात को गलत रंग दिया गया। अब बात यह है कि आपका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है, आप देखने वालों ने सुना होगा कि उसमें मरवत साहब बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब नाकाम हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कामयाब नहीं हो सके, एक इनको टास्क मिला था, 3 महीने का वक्त था, तो वो तो पूरा नहीं कर सके, जिस तरीके से उन्होंने चेयरमैन के ऑफिस को मुतहरिक करना था नहीं कर सके। आज ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी उस बात को गलत रंग दिया गया। मतलब आप मीडिया के आप पे बात कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि उसको मीडिया ने गलत रंग दे दिया। वो जो स्टेटमेंट आपका मीडिया पे पड़ा है, जो मीडिया पे चला है, उसमें कोई क्या कोई और बोल रहा है? आपके अल्फाज चलाए गए, आपके चलाए गए अल्फाज दिखाए गए, लोगों ने देखे, आप कहते हैं कि आपके उस स्टेटमेंट को गलत रंग दे दिया। फिर आप कहते हैं कि शोकास नोटिस क्या खलाई मखलूक ने दिया, पता करने के लिए आया। तो क्या आप उमर अयूब साहब जो कि आपके पार्टी के अबूरी सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको खलाई मखलूक समझते हैं? बताएं ना कि उनको खलाई मखलूक समझते हैं या किसको खलाई मखलूक समझते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने पार्टी के पहले आपने गौहर साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, फिर आप अब उमर अयूब साहब की बात कर रहे हैं। वैसे तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि मरवत साहब को तो जाना नहीं चाहिए था। मरवत साहब तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ही नहीं। मरवत साहब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं,
लेकिन बहरहाल उस पर जो आप देख लें कि किस तरीके से वो गौर साहब चुप करके बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। भाई चलो आ गया, ठीक है। अब आगे सुने नाज़रीन, हमारी एक और ख़बर की आगे मरवा साहब तस्दीक भी कर रहे हैं। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरा भाई मुझसे नाराज है या शौकात नोटिस जो है वो खलाई मखलूक की तरफ से आया है, तो लिहाजा मैंने बैरिस्टर गौर साहब को गले लगाया है, चूमा है, और इस शख्स के माथे पे जो है कोई लकीर तक नहीं है। बाकी जो है मेरी आमद जो है वो तमाम पीटीआई वर्कर के सामने इस चीज को हम ये लाना चाहते हैं कि आप कोई टेंशन न लें, आपकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाल्लाह बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। ये खान की तरफ से ये नाज़रीन आपने सुन लिया, कह रहे हैं जी क़यादत में या पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये जो नोटिस किया उमर अयूब साहब ने, आप इसको खलाई मखलूक का नोटिस कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कोई इख्तिलाफ नहीं। और हमारी खबर के नाज़रीन तस्दीक भी कर रहे हैं, जो कल मैंने ट्वीट किया था कि बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे, उन्हें खान साहब ने नामजद कर दिया है। तो वही बात जो है वो जनाब अपने शेर रज़ा मरवत साहब भी कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मरवत साहब ने जो पटिशन दायर की, ये जो कहने इख्तिलाफात नहीं है, मेरी बात को गलत रंग दिया गया, तो जो पटिशन मरवत साहब दायर करने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है उसको दिखाने की, लेकिन वो वीडियो भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो बात यह है कि चलें इसको, तो इस बात को मान भी लें कि मीडिया ने गलत रंग दे दिया। जो पटिशन दायर करने के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोई खलाई मखलूक थी? अब उस पटिशन के ऊपर मरवत साहब की अच्छी खासी जो है वो क्लास ली गई है पार्टी में, और कहा गया कि आप किस हक के साथ गए थे, किसके कहने पर गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट में ठहरे हैं शेर रज़ा मरवत साहब, कह रहे हैं कि मैंने पटिशन दायर कर दी है। अब नाज़रीन, मरवत साहब के हवाले से ये जो पटिशन है, इनको कह दिया गया कि आपने दायर नहीं करनी, रोक दिया गया है। दूसरी जानने खबर यह है कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर जो पार्टी के रहनुमा है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने नाज़रीन आर्टिकल 184(3) की पटिशन पे तैयारी शुरू कर दी है। और ये नाज़रीन पटिशन मैंने रात भी आपको अपना सुबह के वीलॉग में ही बताया था कि 3 पटिशन सलमान अकरम राजा साहब तैयार करेंगे। 2 पटिशन उनके अपने हल्के अन्य 128 के हवाले से है, जहां वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और तीसरा जो इलेक्शन में नताइज के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वैसे तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर हम फैक्चुअल बात करें तो कुछ ऐसी नाज़रीन चीज़ें सामने आई हैं कि ढंडोरा तो पीटा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे से इतनी सीटें ले ली गई, इतनी हमारी सीटें बनती हैं। ये अभी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, नजम अली साहब हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई क्लेम करती है कि हमारे साथ मैसिव रिगिंग हुई है और हमारी 180 सीटें बनती थीं, हमें सिर्फ जो है वो 81-82 दे दी गई या 90 दे दी गई। तो इसमें वो ये कहते हैं नजम अली साहब के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पीटीआई एमएनए कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन हैव फाइल्ड ओनली 35 केसेस इन इलेक्शन कमीशन, यानी अब तक सिर्फ 35 पटिशन इलेक्शन कमीशन में दायर हुई हैं, जबकि ये फिर 80, 85 या 90 दायर होनी चाहिए थी। अब आप देखिए कि नाज़रीन ये एक्सपोज तो हो गए हैं कि इल्ज़ाम है कि हमें 80-90 सीटों से हरवाया गया है, 35 सिर्फ सीटें आई हैं। अगर ये 35 के 35 इनके हक़ में फ़ैसला भी हो जाए तब भी इनके पास हुकूमत बनाने के नंबर नहीं बनते। अब ये दोबारा से इस बात को रीथिंक करके, वो कहते हैं आफ्टर थाट जो होता है, रीथिंक या आफ्टर थाट करके, अब ये बग़ैर वजूहात के अब जहाँ से हारे हैं वहाँ से अपनी पटिशन भी दायर करेंगे ताकि हमारा बयाने जो बना है वो बयाने कहीं हमसे न छिन जाए या उस बयाने के ऊपर हमें क्रिटिसाइज़ मीडिया में ना किया जाए। लेकिन अब जो सलमान अकरम राजा साहब पटिशन दायर करने जा रहे हैं, एक तरफ हुकूमतों के हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। कल पंजाब के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, आज सिंध के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। कल पंजाब असम्बली से मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब बन जाएंगी और 28 को KPK का इजलास असम्बली का, 28 को बलोचिस्तान असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और 29 से पहले पहले कौमी असम्बली का इजलास भी हो जाएगा। तो वो जो एक प्रेयर है जो शेर रज़ा मरवत साहब ने अपनी पटिशन में की कि हुकूमत साजी का अमल रोक दिया जाए, हुकूमत की तश्कील का अमल रोक दिया जाए, तो वो अब कैसे रुकेगा। और न जाने जो शेर अपने सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन के नताइज के वाले से पटिशन तैयार करने के जो टास्क, जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनको दी है, अब ये आजकल में मुकम्मल होती है, अगले हफ्ते मुकम्मल होती है। और फिर देखना ये भी होगा कि पटिशन तो सलमान अकरम राजा साहब तैयार कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया जाएगा, इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से बात की जाएगी। अब दायर कौन करेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। लेकिन आज हमारी मालूमात के मुताबिक ये जो पटिशन है जो सलमान अकरम राजा साहब तैयार कर रहे हैं, इस पटिशन के साथ साथ नाज़रीन मज़ीद कुछ और पटिशन भी तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से या तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी और के नाम के साथ सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की जाएंगी।
ऐसी बातें भी नाज़रीन चल रही हैं जो पीटीआई के अंदर के ज़राए से हमें खबर मिली है। तो देखते हैं सलमान कमर साहब पिटीशन कब मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में किसकी तरफ से जमा करवाई जाती है। अब इमरान खान साहब ने नाज़रीन आ जाते हैं उस खबर पे कि एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी बात मान ली। नाज़रीन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आपने देखा कि खान साहब ने मरकज़ में उमर अयूब साहब को नॉमिनेट किया 9 मई के मुलज़म, पंजाब में उमर असलम साहब को नॉमिनेट किया 9 मई के मुलज़म, और खैबर पख्तूनख्वा में अलीमन गंडापुर साहब को नामज़द किया, वो भी 9 मई के मुलज़म। उससे ये एक मैसेज किया खान साहब की तरफ से कि वो मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, वो टकराव की सियासत करेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो सीधा सीधा एक ही बयानिया है, एक ही फैसला है कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई रियायत नहीं। तो खान साहब ने एक तो मज़म्मत नहीं करते, मज़म्मत करते हैं तो मुकर जाते हैं, फिर कहते हैं कि 9 मई का वाक़या किया नहीं बल्कि हमारे ख़िलाफ़ करवाया गया, यानी फ़ौज ने 9 मई खुद करवाया, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। और फिर असलम इकबाल साहब को नॉमिनेट कर देते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब को नामज़द कर देते हैं और उमर अयूब साहब को नामज़द कर देते हैं। अब हुआ ये है कि कल जो पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसमें देखा गया कि मियाँ असलम इकबाल साहब नहीं पहुँचे, उनका इंतज़ार भी किया गया। स्पीकर साहब ने, सब्तान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं जो प्रेमिसेस हैं कौमी असम्बली के उसमें किसी को गिरफ़्तार नहीं होने दूंगा। तो अब ये हुआ नाज़रीन कि मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम वापस ले लिया गया है और जो रजिस्टेंस थी, जो मज़ाहमत खान साहब कर रहे थे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी हुई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी नहीं, मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि ये मेंबर कौमी असम्बली तो तब बनेंगे ना जब हलफ उठाएंगे। तो इनका हलफ के लिए असम्बली के ऐवान में पहुँचना एक अपील टास्क होगा, एक मुश्किल मरहला होगा। तो मियाँ असलम इकबाल साहब नहीं पहुँच सके और कल जो है वो इलेक्शन होना है वजारत आला का, उसमें कैंडिडेट अब जो है वो मियाँ असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद ख़ान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पे बात है कि ये तो चलें नाम चेंज हो गया मियाँ असलम इकबाल साहब का, उन्होंने तो नंबर तो नून लीग के पास पूरे हैं और ये तो अपोजिशन लीडर बन जाते ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो क्या अलीमन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुँच पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में? 28 को इजलास होने जा रहा है हल्फ उठाने के लिए, क्योंकि वो भी 9 मई के मुलज़म हैं और मफरूर रहे। तो क्या वो पहुंच पाएंगे? और जब पहुंचेंगे तो फिर ही वो हलफ उठा पाएंगे। अब इसमें नाज़रीन आप ये देखेंगे परवेज़ इलाही साहब ने अभी जो गिरफ़्तारी के डर से इनका नाम चेंज किया गया, मियाँ असलम इकबाल बाहर आएंगे, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो फिर परवेज़ इलाही साहब तो डटे हुए हैं ना, सख्तियाँ सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर मियाँ असलम इकबाल साहब गिरफ़्तार हो जाते क्या होता? कानून के दायरे में रहते, अदालतों में रहते, अदालत के कस्टडी में रहते, या अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक जुडिशल रिमांड पे रहते, फिजिकल रिमांड पे रहते। और एटलीस्ट ये भी होता कि जब पंजाब असम्बली का इजलास होता तो स्पीकर साहब, जैसे कल इलेक्शन था स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, तो सब्तान खान साहब प्रोडक्शन आर्डर जारी करके इनकी हाजिरी को यकीनी भी बनवा सकते थे कि जब तक असलम इकबाल को पेश नहीं करेंगे ये डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं होगा, मेरा तब बंदा नहीं आएगा जो इलेक्शन जीत चुका है, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन गिरफ्तारी का इतना डर था कि गिरफ्तारी नहीं दी, क्योंकि जब आप जेल में हो तब तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है स्पीकर, लेकिन जब आपका पता ही नहीं आप कहाँ पे हैं तो स्पीकर क्या ऑर्डर जारी करेगा, कहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर और कहाँ से इनको लेके आएँ। इसके अलावा नाज़रीन सिंध असम्बली में आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर भी बड़ी आसानी के साथ जो पीटीआई के अपना पीपल्स पार्टी के स्पीकर के उम्मीदवार हैं अवैध शाह साहब और जो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं अंथोनी साहब, उम्मीद है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के पास है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ उसमें जो आसमा जहांगीर ग्रुप के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे रियासत अली आज़ाद साहब वो जीत गए हैं और जो हामिद खान को तहरीक इंसाफ के सपोर्ट बाय जो कैंडिडेट थे वो हार गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं और मैंने जो आपको बताया कि मेरा फ़ैसला क्या उस पर आपने अब फीडबैक दोबारा से देना है, लेकिन जो आपने मेरे फ़ैसले के ऊपर अब तक फीडबैक दिया उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी मोहब्बत रखते हैं और ये होनी भी चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल जिस जगह पर भी है ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह।